नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिवाइस में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आज यूपी आरोहण ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी आई हुई है आईटीआई पर, जो परमानेंट वैकेंसी है और बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सैलरी बहुत आपकी अच्छी होने वाली है। तो इसके बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल पाए। यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले जो कोई भी फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा वो सारा फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ही रहेगा आमंत्रित। कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं रहेगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और यहाँ पे पोस्ट के बारे में दिया गया है आपको। सबसे पहली पोस्ट है आपकी मैकेनिकल, दूसरी इलेक्ट्रिकल और तीसरी इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें हैं। मैकेनिकल में यूआर में 30 हैं, ओबीसी में 1 है, एससी में 14 है, एसटी में 7 है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 5 है और ईएसएम में 2 और डीएफएफ में 1। उसी तरह इलेक्ट्रिकल में 56 पोस्टें हैं, यूआर में, ओबीसी में 16 पोस्टें हैं, एससी में 24 हैं, एसटी में 3 हैं और ईडब्ल्यूएस में 11 पोस्टें हैं और ईएसएम में 6 और डीएफएफ में 2 पोस्टें हैं। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट में आपकी देखिए, ओबीसी की पोस्ट है, यूआर की पोस्ट यहाँ नहीं है, एससी की पोस्ट 5 है यहाँ पे और एसटी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। बाकी इसके लिए नहीं है किसी के लिए भी। तो इस तरीके से पोस्टों का कैटेगराइज यहाँ पे कर दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको कितनी सीटें मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहली बात, उक्त पदों पर आरक्षण। कभी भी आपको आरक्षण जो होता है वो आप उस स्टेट में रहते हैं तभी आपको मिलता है। जैसे आप SC ST और OBC हैं और चाहे ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको आरक्षण आप उस स्टेट के निवासी हैं तभी मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है। अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो उनको यूआर की कैटेगरी में फाइट करना होता है, जो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी होती है उस पर फाइट करना होता है और वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी के लिए अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। क्लियरली ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, यहाँ पे आप देखिए एक पॉइंट और लिखा गया है, पद पेंशनेबल ना होकर मात्र अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आवृत है। यानी पेंशन का प्रावधान अब खत्म है। यहाँ पे पेंशन आपको नहीं मिलेगा। आपका जो पीएफ है उसमें एक अंशदान कटता है, आपका पेंशन अंशदान। जैसे जो आपका बेसिक सैलरी है उसका 12% जो पीएफ कटेगा आपका 12%, तो 12% में से ही कुछ हिस्सा पेंशन अंशदान में चला जाता है। ओके, उसके बाद वेतनमान आप देख सकते हैं लेवल 4 का है 28,000 अन्य भत्तों के साथ। यानी टोटल ये आपका अन्य भत्ते वगैरह लेके जब स्टार्टिंग होगी आपकी तो 35 के अराउंड आपको मिलने लगेगा, 35 to 40 के बीच में। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे इसमें दिया है टेक्नीशियन ग्रेड यांत्रिक पद के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल विज्ञान गणित के विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, फिटर ट्रेड से व्यावसायिक प्रमाण पत्र, यानी जो कोई भी आईटीआई का सर्टिफिकेट हो आपका वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। वर्तमान में NIE-LIT द्वारा 80 घंटे का कोर्स यानी CCC का प्रमाण पत्र अभिलेख परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका एग्जामिनेशन हो, जब आपका DV होगा, आपके पास CCC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं किया है CCC तो आप उसको कर लें, आप उस टाइम तक भी दे सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर है, हाई स्कूल प्लस ITI प्लस CCC आपका होना चाहिए, अनिवार्य है ये। सेम प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट में है। अब देखिए यहाँ पे दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त एवं अनुभव के आधार पर प्राप्त प्रमाण पत्र एवं तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन किसी ने किया हुआ है, डिस्टेंस से प्रमाण पत्र पाया है, तो वो यहाँ पे मान्य नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकता। दूरस्थ शिक्षा से हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, हाई स्कूल भी डिस्टेंस से किया जाता है तो वो भी मान्य नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ हाई स्कूल परीक्षा में गणित एवं विज्ञान विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो हाई स्कूल पास ही मान लीजिए। ऑनलाइन आवेदन के समय ITA परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा गया है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी के पास NCVT SCVT के निर्गत अंतरिम राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र तकनीकी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी आपका ITI में अभी अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस डेट तक आपका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इससे अपीयरिंग कैंडिडेट कोई भी फॉर्म फिल नहीं करेंगे।
और ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास, यानी कहने का तो यहाँ पे प्रमाण पत्र जो कह रहा है ऑनलाइन आवेदन के समय ही मांग रहा है, यानी आप अब करेंगे तो नहीं हो सकता है, यानी आपके पास पहले से CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए था, यानी आपके पास CCC यहाँ पे कंपलसरी है। ओके, चलते हैं आगे हम आयु की गणना के बारे में। देखिए यहाँ पे आयु जो है उसकी 18 से 40 साल तक है, ठीक है। और जो ये एज का क्राइटेरिया है, आपको जिस डेट से काउंट करेगा वो है 1/7/2022 से काउंट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत जो नियम लागू होते हैं वो आप देख लीजिए। 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप होता है ITI के बाद का, उसमें क्या नियम लागू होगा। भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को अन्य अभ्यर्थी के सापेक्ष, यानी 2 कैंडिडेट्स हैं, एक किसी ने अप्रेंटिसशिप नहीं की हुई है और किसी ने अप्रेंटिसशिप की हुई है, तो दोनों कैंडिडेट्स में से किसको वरीयता मिलेगी। अगर सेम नंबर हैं तो जिसने अप्रेंटिसशिप की है उसको वरीयता दी जाएगी, उसको ले लिया जाएगा, दूसरे कैंडिडेट्स को छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया है। दूसरा है भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशु अधिनियम के अंतर्गत पहले प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अब जैसे 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों ने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, एक का अप्रेंटिसशिप मान लीजिए 2020 में पूरा हुआ है, एक का अप्रेंटिसशिप 2019 में पूरा हुआ है, दोनों के सेम नंबर्स हैं, तो 2019 में जिस अभ्यर्थी ने अप्रेंटिसशिप पूरा किया है उसे ले लिया जाएगा, 2020 वाले को छोड़ दिया जाएगा। क्लियर, दूसरा पॉइंट आपका। थर्ड पॉइंट कहता है आपसे भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने एवं एक ही वर्ष में प्रशिक्षण पूर्ण करने के अभ्यर्थियों में उम्र में अधिक अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने प्रशिक्षण पूरा किया है, अब उसमें क्या है कि किसी की एज ज़्यादा है, जैसे अगर मान लीजिए दोनों ने एक ही टाइम पे 2020 में ही अप्रेंटिसशिप पूरा किया, लेकिन अब उसमें फिर क्या देखा जाएगा, अगर दोनों के इक्वल नंबर हैं तो दोनों के इक्वल नंबर होने पे किसी की एज जैसे 30 ईयर है और किसी की 28 ईयर है, तो 30 ईयर वाले को ले लिया जाएगा, 28 ईयर वाले को छोड़ दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, तो ये बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ओके, चलते हैं आगे हम। यहाँ पे एक पॉइंट है उसको आप देख सकते हैं। देखिए SC ST और OBC, SC ST के लिए जो है 5 साल की छूट होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया SC ST एवं OBC स्वतंत्रता सेनानी के अभ्यर्थी को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट, यहाँ पे OBC को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, पहली बात यहाँ पे देख लीजिए आप। और बाकी ESM के लिए भी 5 वर्ष की सेवा हो, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में की गई सेवा अवधि करते हुए परिणाम जन्म आयु उसके पद सेवा नियमित जिनमें नियुक्त इच्छुक है विविध अधिकतम 3 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। अप्रेंटिसशिप एक्ट किए हो तो अधिकतम आयु सीमा में अप्रेंटिसशिप अवधि 1 वर्ष जो भी कम अनुमन्य होगी। तो यहाँ पे आपको मेन ये देखना था, OBC SC ST और OBC सबके लिए 5 साल की छूट दे दी है UPRVNL ने। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए छूट जो होती है वो केवल एक ही छूट मिलती है, जितनी भी छूट रहेगी उसमें से एक छूट मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क की बात करिए आप, तो आवेदन शुल्क जो है सभी अन्य श्रेणियों के लिए 1180 रुपये है और SC ST के लिए 826 रुपये है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म फीस है, आप ये देख सकते हैं, फॉर्म भरने के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1180 रुपये UPRVNL का चार्ज है। अगर आप कोई पेमेंट वगैरह करेंगे तो उसमें बैंक का चार्ज अलग से इंक्लूड हो जाएगा, तो यानी आप 1250 के समथिंग ये अमाउंट पहुँच जाएगा अप्रॉक्स। ओके, चलते हैं आगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारे प्रमाण पत्र आपको शो करने होंगे। चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस में देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। इसमें जो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन, वो आपकी रिलेटेड यानी फील्ड से होंगे, यानी इलेक्ट्रिकल है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन है, इन सब में जिस ट्रेड से भी आप हैं उससे रिलेटेड 150 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो 50 क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, रीजनिंग, इन सब से रिलेटेड होंगे। ओके, तो ये टोटल 150 और 50 टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। और इसकी कट ऑफ भी बहुत अच्छी जाती है, करीब अप्रॉक्स 200 में 150 की अप्रॉक्स जाती है कट ऑफ इसकी। चलते हैं आगे हम। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पे हम डिस्कस कर लें। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ सबमिशन 12/7/2022 को आपका फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसकी लास्ट डेट जो होगी 5 अगस्त 2022 यानी 5/8/2022 है। और आपकी पेमेंट भी आप उसी बीच में कर सकते हैं। उसके पेमेंट के लिए कुछ दिन एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो इसमें नहीं दिया गया है UPRVNL के द्वारा, तो आप यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे।
तो यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी इसमें अगर आपका डिफरेंट डेज़ में एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला आपको अपनाया जाएगा, इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।